एग्जीक्यूटिव कहाँ तक के आर्टिकल थे हमारे पास? 52 से 78, क्योंकि 79 से क्या स्टार्ट हो जाता है हमारे पास? पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाती है। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव को कर रहे हैं। ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो 3 पिलर पे डिपेंड है नहीं? तो पहला पिलर उसका एग्जीक्यूटिव ही होता है, दूसरा लेजिस्लेटिव होता है और तीसरा जुडिशरी होता है। जुडिशरी का काम क्या है कि अगर कोई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून नहीं बनाए, लॉ नहीं बनाए, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस कानून को स्टडी करें और वो किसी टू द एक्सटेंट कि जिस सीमा तक वो उस वायलेंस कर रहे हैं किसका? कॉन्स्टिट्यूशंस का। या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट वगैरह सब उसमें ही है ना। तो अगर वो उसका वायलेंस कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए उसके बारे में? उस कानून को नल एंड वाइड कर देना चाहिए। ऐसा क्या काम करती है? जुडिशरी करती है। इससे पहले जुडिशरी का काम एक ही आदमी कर रहा था, चाहे वो एग्जीक्यूटिव था, जो राजा थे हमारे या जो प्रिंस थे, वो या तो वो एग्जीक्यूटिव भी काम कर रहे थे, वो लॉ भी बना रहे थे और वो जस्टिस भी कर रहे थे। तो यहाँ ईमानदारी होना का बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, आदमी ईमानदार नहीं रह पाएगा, है नहीं? इसलिए तो हम कहाँ थे? तो आपको आवाज आ रही है पीछे तक? साफ आवाज आ रही है सारे लोगों को? चलिए तो मैं फिर एक बार और बताता हूँ आपको। जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। एक बताई थी मैंने एग्जीक्यूटिव्स, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, है नहीं? कार्यपालिका का मतलब ही समझ लो कार्य करने वाला है, काम करना है उसे, है नहीं? और दूसरी मैंने लेजिस्लेटिव बताई थी, और तीसरी मैंने आपको जुडिशरी बताई थी। जब जुडिशरी बताई थी तो, और जब मैं एग्जीक्यूटिव में आया था तो मैंने एग्जीक्यूटिव पे 2 पार्ट्स करे थे। एक क्या करा था? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक, और दूसरी थी रियल एग्जीक्यूटिव, है नहीं? तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जब हमने स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहां सिर्फ और सिर्फ हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को स्टडी करेंगे, है नहीं? तो यहाँ कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ओनली। और जब रियल एग्जीक्यूटिव में पहुंचे थे तो हम लोग पहुंचे थे वहां पीएम प्लस सीओएम, यानी कि उसकी कंपनी पूरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डन? यहां तक कोई इशू किसी को नहीं? कल थे आप इस टाइम तक क्लास में? तो बैठिए। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बड़ी पोस्ट नहीं है। अब आपने उसे कहा दिया कि भाई वो सिर्फ एक क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। बेटा आप थोड़े से आगे आ जाओ, दोनों लोग आगे आ जाओ। मुझे लगता है आज आप पहली क्लास में हैं, कल नहीं थे। तो ये बाकी लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने कल ही ने बताया था। क्योंकि मैं देखो बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूँ आपको लेकर, मैं जानता हूँ आपको कुछ नहीं पता है नहीं? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर आपको जो बुक्स या नोट्स मिलेगा ना, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस 2-4 पॉइंट एक पेज पे बने वो याद रखने हैं। तो उससे आप क्या करेंगे, आगे तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो मुझे बताएं कि पहला कॉज क्या बताया था मैंने उसका, कि एक आर्टिकल 74 का 1 क्लॉज मैंने पढ़ाया था आपको। बेटा पॉलिटी पढ़ी है कभी आप लोगों ने? आज आप पहली क्लास में हैं, कल भी थे, दोनों लोग पहली क्लास में ना। तो पॉलिटी पढ़ी बेटा आपने कभी? थोड़ा सा पढ़ा है ना? तो प्रेसिडेंट पढ़ा है? क्या क्या काम करता है प्रेसिडेंट? बताएं, आप गलत बता दें,
मतलब मैं मुझे एक अंदाज़ा लग जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत, जैसे कि प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास करा है नहीं, कानून पास करने वाला कौन है? पार्लियामेंट। लॉ लॉ बनाने वाली कौन है हमारे यहाँ इंडिया में? पार्लियामेंट। अच्छा वो यहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी पार्लियामेंट है, उत्तर कोरिया को छोड़कर, है नहीं, उत्तर कोरिया को छोड़कर जहाँ भी पार्लियामेंट है, कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। जब कोई कानून बन जाता है, बिल होता है वो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? जब तक वो पार्लियामेंट में रहता है बिल होता है। उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट के पास जाता है वो पास होकर, समझ रहे हो ना मेरी बात? पास होना भी सिखाया जाएगा कैसे पार्लियामेंट में पास होता है। जैसे ही वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर अगर अपने साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और जब वो एक्ट बन जाएगा तब उसे हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, इससे पहले हम उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। कानून तब इम्प्लीमेंटेशन होगा इंडिया में जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे। साइन नहीं करे तो वो बिल रह जाएगा, उसका कोई असर नहीं रहेगा इंडिया में, उसे हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। तो प्रेसिडेंट का पहला काम कानून बनाना, बिल को कानून का रूप देना। वो उस पर जब तक साइन नहीं होंगे, इससे पहले वो कानून नहीं बनेगा। या बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा काम, पार्लियामेंट के जितने भी अपॉइंटमेंट है, एग्जाम्पल पीएम को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं। एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है बेटा आर्टिकल 76 में, जो लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होता है। भाई सरकार है, कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है क्या एमपी बनने के लिए? बस 25 वर्ष की एज हो आपकी, इंडियन सिटीजन हो, आप क्या बन सकते हो? एमपी बन सकते हो। तो एमपी से ही तो प्रधानमंत्री बनता है। कोई पीएम का इलेक्शन होता है क्या अपने यहाँ? सीधा पीएम का इलेक्शन नहीं होता ना, सीएम साहब का इलेक्शन नहीं होता। क्या होता है? एक एमएलए होता है। बस ये क्या, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई फिरोज सर को पीएम बनाना है, बस बात खत्म हो गई। जो जीते हुए लोग हैं, आप ये मान लीजिए, आप किसी एरिया से जीत के आए हैं, आपने कहा नहीं फिरोज सर को पीएम बनाना है, वो ठीक है जी। तो एक लीडर चुन लेते हैं, चुने हुए अपने लोगों में से चुने हुए जो लोग हैं उसमें से किसी एक को अपना लीडर चुन लेते हैं। ठीक, उसे बोले साहब इसे प्रेसिडेंट के पास ले जाएंगे, बोले इसे पीएम का ज्वाइनिंग लेटर दे दो, अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, ये हमने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं पूरी तरीके से? तो पीएम का इलेक्शन नहीं होता है। पीएम को कहां से लाते हैं हम? अपने चुने हुए लोगों में से किसी एक को नेता मान लेते हैं हम अपना। आप मेरी बात सुनिए, मान लीजिए सारे आप लोग एमपी बैठे हुए हैं, अब कह रहे हैं भाई चलो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो कई बार तो हम चेहरा पहले ही क्लियर कर देते हैं कि अगर हम जीते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ये है कि हम उन जो जीत के आए हुए लोग हैं उनमें से किसी एक को नेता चुनेंगे, समझ रहे हो? तो पीएम को अपॉइंट करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा कैग, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो बजट का ऑडिट करता है, उसे अपॉइंट करेंगे। ठीक, आपने नाम सुना होगा गवर्नर ऑफ स्टेट, है नहीं, राज्यों में एक राज्यपाल बैठाया जाता है, होता है नहीं, अपने यहाँ भी होंगे कोई, तो उसे अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्हें अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक, आप देखेंगे जो यूपीएससी है, यूपीएससी का नाम तो सुना ही होगा नहीं, जब तैयारी है आपके दिमाग में है तो यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर होंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये काम बता रहे हूं मैं उनके। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम सुना होगा, जो इलेक्शन कराते हैं, है नहीं? दीदी जी आजकल बड़ी नाराज चल रही हैं उनसे। दीदी का मतलब सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, दीदी बोल रहे हैं ना उन्हें हम, ममता बनर्जी, तो दीदी बोलते हैं उन्हें वो नेशनल दीदी है। तो इलेक्शन कमीशन का, है नहीं? अब आपने सुना होगा एक जो है एससी एसटी कमीशन होते नहीं, उनके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये काम है उनके प्रेसिडेंट के। आप बेसिक बात बता रहे हूं मैं आपको। तो क्या है कि ये प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपने सुना हो तो आर्टिकल 74 का एक 1 क्लॉज है, वो ये बात कहता है, क्या कहता है? कल मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा, मैं तो आपको रिकॉल करा रहा हूं। हाँ, तो क्या कहता है कि भारत की एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद कौन है? ये रही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं बेटा ऐसा। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है।
ठीक। जिनका चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति काम करेगा। ठीक। तो पहला क्लॉज क्या बताया था मैंने उसका, कि आर्टिकल 74 का 1 क्लॉज ये बात कहता है कि भारत की एक मंत्री परिषद होगी जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति काम करेगा। आप पहले मेरी बात समझ लीजिए, क्या करेगा? काम करेगा। करेगा मतलब एब्सोल्युटली कर दिया उसे, कि अब जो प्रधानमंत्री और उसकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कहेंगे वो उसी काम को करेगा, और कोई काम वो नहीं करेगा, और कोई काम वो नहीं करेगा किसी कीमत पे। तो अब आप इसकी कंपैरिजन अगर हम करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमने मॉडल कौन सा लिया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहां से लिया था भाई? यूके से। तो यूके का भी तो कोई होगा प्रेसिडेंट या नहीं होगा? थोड़ी सी हमें ये कंपेयर भी करनी है ना भाई। पता तो लगा, अगर मान लीजिए आप अच्छी पोस्ट पे मिल जाए, आईएफएस बन जाए आप इंडियन फॉरेन सर्विस के, तो बैठा दिया आपको वहां ले जाकर राजदूत बनाकर, एम्बेसडर बनाकर, कहाँ? यूके में। तो हमें थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? डन। ये बात आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और ये जो सिविल सर्विस की तैयारी है, ये तैयारी ऐसी नहीं है कि हम सीधे कुछ चीजों को पढ़ें, रटें और काम हो जाए। हमें इसमें एनालिसिस करना होता है। हमें अपने आसपास की घटनाएं, जितनी भी इवेंट हो रही हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई इंटरव्यू में ही पूछने लगे आपसे कि ब्रिटेन का क्राउन कैसे काम करता है, पूछ सकता नहीं? पूछ सकता। एपीएससी में ही पूछ सकता है। अब ये थोड़ी कि आप अरुणाचल प्रदेश की बातें पूछी जाएंगी, हो सकता है वो दिल्ली की कोई बात पूछने लगे। इंटरव्यू तो इंटरव्यू है ना, वहां तो पर्सनालिटी टेस्ट है आपका। तो हुआ क्राउन कैसे काम करता है? क्राउन, जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, वो कहीं ज्यादा बेटर है वहां के क्राउन से। कैसे? मान लीजिए कोई बिल पास करा पार्लियामेंट ने, बिल पास करा किसने? पार्लियामेंट ने। तो वो जाएगा किसके पास? हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब तक उस पर उसके साइन नहीं होंगे, इससे पहले वो एक्ट नहीं बनेगा। ये बनेगा, और जब वो एक्ट नहीं बनेगा तो उसे इंडिया में इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते हम। और जब कोई बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर 3 कदम उठा सकते हैं। वो उस पर साइन कर दे, कानून बन गया। साइन ना करें, उसे लौटा दें पार्लियामेंट को कि भाई इसमें एक काम करो, इसमें ये चीजें गड़बड़ है, इन्हें आप सही करके लाओ, मैं साइन कर दूंगा। आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं? वो साइन दोबारा वो उस पर अमेंड करेंगे उस बिल में, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। एक बार वो वापस कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता। मैं आपको कंपैरिजन करके सुना रहा हूं उसकी। थर्ड पॉइंट वो ये उठा सकते हैं कि उस पर साइन नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने कोई बिल पास करा, किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। जाएगा बेटा, क्योंकि एक्ट होना है यार। यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक्ट कौन बनाएगा? गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर जब तक उस पर साइन नहीं करेगा उसका कोई असर नहीं होगा। गवर्नर ने सोचा, उसके पास एक डिस्कशनरी पावर होती है गवर्नर के, उसने सोचा कि इस बिल पे प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं इसे। आर्टिकल 200 में ये बात लिखी हुई है। तो अगर वो बिल रख लिया, किसने रिजर्व कर लिया? किसने? गवर्नर ने। किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो वो बिल सीधा दिल्ली जाएगा। दिल्ली पे अब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे तो वो कानून बनेगा, और नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा। यानी कि वो उस बिल को रोक सकता है, रिजर्व रख सकता है। ठीक। अब सुनिए, ब्रिटेन में जाकर, जब ब्रिटेन में कोई बिल पास करती है पार्लियामेंट, तो वो कहाँ जाएगा? सीधा क्राउन के पास जाएगा। क्राउन कैसा है वहाँ का? वहाँ कोई उसका इलेक्शन नहीं होता, वो एक वंशानुगत है, परिवार से चला रहा है। ठीक। चला रहा है, जब से चला रहा है तब तक चलाएगा। अब ऐसे डेमोक्रेसी में अगर हम उसे झेल रहे हैं ब्रिटेन वासी, तो ये अपने आप में बड़ी बात तो है। जैसे हम आज़ाद हुए थे, अगर हम चाहते कि किसी एक परिवार के आदमी को क्राउन बनाया जाए, तो आज तो वो झेल ही नहीं पाते लोग उसे। वैसे ही राहुल गांधी को जो क्या क्या शब्द बोलते रहते हैं लोग, सुने होंगे आप लोगों ने। सुने नहीं? नहीं सुने, देखो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे अब आप। तो क्राउन के पास जैसे ही वो बिल जाता है, तो क्राउन वेट भी नहीं करा सकता। मेरा प्रेसिडेंट कितने कदम उठा लेता है? 3। और वो वेट भी नहीं करा सकता, कहेगा कि बैठो, अब चाय आ रही है और मैं साइन कर रहा हूँ, लाओ कहाँ साइन करने हैं। तो मेरे प्रेसिडेंट और उस क्राउन में कितना फर्क है? मेरा प्रेसिडेंट किसी बिल में अमेंड करा सकता है कि भाई नहीं, इसमें ये चीज़ें लाओ, जोड़ घटा के मैं साइन करूँगा। वहाँ का क्राउन वेट भी नहीं करा सकता। तो
अब आप जो नए नए आए हैं वो मेरी बात सुन लीजिए, ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है सिर्फ और सिर्फ काम करना, रूट लेवल पे काम करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग सब सेलेक्टेड हो जाते हो तो आप किसका हिस्सा बनोगे? एग्जीक्यूटिव्स का, ना कि कानून बनाओगे। आप क्या करोगे? कानून को इम्प्लीमेंटेशन दोगे, रूट लेवल पर लागू करोगे उसे, जो कानून आपकी विधानसभा ने बनाया है या पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कानून को लागू करना। कहाँ लागू करना? रूट लेवल पे, जिसके लिए वो कानून बनाए। लेजिस्लेटिव को कहते हैं पार्लियामेंट। ये क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है? लोगों की समस्याओं का समाधान करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, बिल पास हुआ, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के किसान सीधे सड़कों पे आ गए और उन्होंने वो तब तक जाम रखी सड़क, तब तक वो बिल वापस नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसानों का सवाल ये था कि अब बता दो कितनी है, दुगनी तो बाद में पता लगेगी कितनी होगी। तो अगर किसी भी सोसाइटी का या किसी इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल अगर हमें रिफॉर्म करना है, तो रिफॉर्म किससे होगा बेटा? कानून से। कैसे होगा? कानून से होगा ना। किसानों की आमदनी दुगनी करने का मतलब ये था कि जो हमारा मंडी था, जहां से हम सेल परचेज करते हैं, किसान अपनी गुड्स का सेल परचेज करते हैं, तो वो बहुत दूर दूर ज़्यादा मंडियाँ थी, यूपी में, वेस्ट यूपी में, प्लस इधर हरियाणा, पंजाब में। ठीक, ये किसान थोड़ा मजबूत भी किसान है, आप जानते भी हैं, इतना तो जानते होंगे। तो हम इन्हें मंडी जो दे रहे थे वो आसपास में दे रहे थे, बोले जहाँ आपका गुड्स महंगा बिके, आपका जहाँ गेहूँ या चावल महंगा बिके, वहाँ भेज दो आप। अभी तक मोनोपोली मंडी वालों की थी कि वो मेरे पास ही लाएगा, तो मेरी मर्जी है मैं किस रेट में लूँगा, और मेरे पास विकल्प बहुत सारे हों, ऑप्शन बहुत सारे हों। तो ऐसा ही हम कानून बना रहे थे कि पॉलिसी के लेवल पर अगर ये कानून बन जाएगा तो किसान अपने आप में डेवलप कर जाएगा, उसकी फसल का जो है सही मूल्य उसे मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी उसकी, या नहीं मिलेगी। ठीक, लेकिन वो किसानों को अच्छा नहीं लगा और किसानों ने उस बिल को वापस करा लिया। सेकंड बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं, कानून तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐसे कि ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि इस पर बड़ा शोर मचा था ट्रिपल तलाक पे। ठीक, वो कानून पास करा। तो अब अगर आप मान लीजिए कोई मॉमडन लेडी आपके ऑफिस में आती है और आपसे ये बात कहती है कि मैम मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने तलाक दे दी, तो अब आप वो उसका पर्सनल लॉ नहीं रहा, है नहीं, कुछ पर्सनल लॉ होते हैं ना मॉमडन्स के अलग हैं, तो उसमें बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अब आप उसे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये कानून हमारी पार्लियामेंट ने बना दिया है। तो आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? काम करना। कौन सा काम करना? जो पार्लियामेंट ने कानून पास करा है। क्यों करा है? क्योंकि सोसाइटी में प्रॉब्लम थी, उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कानून बनाया, क्योंकि मोदी जी ने ये अपने मैनिफेस्टो में उन लोगों से कही थी कि अगर मेरी सरकार बनी तो मॉमडन लेडी जो हमेशा अनसिक्योर्ड फील करती है अपने घर में या अपने हस्बैंड के सामने, तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक कानून बनाऊंगा और उस कानून के जरिए आपको इस समस्या से का समाधान मिल जाएगा। तो आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे कानून बनाया, बहुत सारे कानून बनाती है हमारी पार्लियामेंट, अब भी रोज कानून ही बनते हैं, डिबेट होती है, बजट बनता है, तो वो एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स ही। ठीक, अगर कोई कानून इसके अकॉर्डिंग नहीं है, किसके बेटा? अब तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है ना, संविधान, अगर उसका वायलेंस करते हुए कोई कानून बन जाए जो किसी के, हमारे आपके लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेंस करता हो, जो हमारे किसी लोगों को, किसी स्पेशल कम्युनिटी को अगर हमने कुछ प्रिविलेज दे रखे, जैसे शेड्यूल 5 और 6, ये तो सुने होंगे आप लोगों ने, वो वायलेंस कर रहा हो, किसी के लीगल राइट का वायलेंस हो रहा हो, या हमारी प्रियम्बल का वायलेंस हो रहा हो, या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर्स का वायलेंस हो रहा हो, या हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर को कम किया जा रहा हो, तो ये कानून वायलेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है संविधान का? तब जुडिशरी के पास जाएगा आदमी। मान लीजिए मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो गया है, मेरे का हो गया, पुलिस आई मुझे उठा के ले गई, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब क्यों उठा के ले जा रहे हो, तो एक लगा दिया, बोले पूछता है चल अंदर। 24 घंटे के अंदर अंदर
सक्षम मजिस्ट्रेट मतलब किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा जिसके पास जुडिशरी पावर होती है जिले में। वहां भी नहीं ले गए। 24 घंटे की बजाय मुझे 4 दिन हो गए उसमें पुलिस स्टेशन में। तो ये मेरे फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी का वायलेंस हो गया नहीं हो गया? भाई पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो उसका FIR लॉन्च करेगी, फिर उसे बताएगी कि भाई साहब हमने आपको क्यों उठाया है, ठीक। फिर उसे 24 घंटे के अंदर उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट उसे जेल भी भेज सकता है, पुलिस कस्टडी में भेज सकता है और जुडिशरी कस्टडी में भेज सकता है। तो ये क्या है? लीगल डिटेन है, ये लीगल अरेस्ट है। और इसके खिलाफ कहीं जाते हैं तो फिर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेंस हुआ, तब कहां जाए? हमारे पास क्या रास्ता है भाई? वो तो पुलिस है। और कल मैंने पॉलिटिकल साइंस पर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। संघर्ष जो कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, उनका क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा? या तो हम लॉ बना दें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मजबूत हो, और दूसरा हम जुडिशरी पर न्यायालय बना दें, ठीक। तो जुडिशरी के पास कोई आदमी जाएगा कि साहब मुझे इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया है, तो वो एक हैबियस कॉर्पस एक रिट आती है, वो उसे इशू करता है और वो कहता है कि भाई नहीं, ये गलत है, ये कानून का उल्लंघन है। उस कानून को क्या कर देगा? वो नल एंड वाइड कर देगा, जीरो कर देगा। ये 3 पिलर हैं हमारी डेमोक्रेसी के, जो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बनाए हुए। कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर तब करेगा जब जरूरत होगी। दूसरा एग्जाम्पल मेरी इस बात की समझे कि आपने एक नाम सुना होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। ये USA में काम करती है। USA की जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि प्रेसिडेंट और उसकी जो कंपनी है COM है, उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट से नहीं। पार्लियामेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती सिवाय एक इम्पीचमेंट के। यूके में क्या है कि वो जो क्राउन है वो साइन करेगा ही करेगा। तो हमने कौन सी गवर्नमेंट ली थी? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ ली थी। कहां से? ब्रिटेन से। क्यों ली थी? क्योंकि हमें उसकी आदत बन चुकी थी। USA का सेपरेशन ऑफ पावर हमने नहीं लिया। तो यहां एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बनाए हुए है, लेकिन एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर रेयर केस में करेगा, नहीं करेगा। पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो हर कानून सीधा जुडिशरी नहीं जाता है। जहां डिस्प्यूट होता है, जहां लोगों को लगता है कि कानून गलत है, इससे हमारे राइट्स का वायलेंस होगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, जनरली नहीं जाते। किसान भी गए, लेकिन किसानों ने जब वो जुडिशरी में लेकर उसे पहुंचे तो जुडिशरी ने कहा नहीं, कानून तो ठीक है, बिल्कुल कानून में कोई गलती नहीं कहीं भी। हाँ, ये बात है कि इन्होंने पार्लियामेंट ने पहले जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने बहुत जल्दबाजी में कानून बनाया, लेकिन कानून गलत नहीं है, इसलिए मैं इसे नल एंड वाइड नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे नहीं? वो उसी कानून को नल एंड वाइड करेगा जिस कानून में संविधान का या किसी के राइट का वायलेंस हो रहा हो। क्या मैं अपनी बात यहां तक समझा पाता हूं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे तक सारे लोगों को आवाज आ रही है मेरी? है? चलिए, तो मेरे कहने का मतलब था कि अब ये क्योंकि नए स्टूडेंट थे इसलिए मैं यहां तक आया। जुडिशरी का काम क्या है? ऐसे उस कानून को, ऐसे हर उस कानून को नल एंड वाइड करना जो इसका वायलेंस करता हो। इन तीनों लोगों को पावर कहां से मिल रही है? इनकी पर्सनल पावर नहीं है। आप PM बन गए, आप चाहे हम कुछ भी करें ना, ये आप मुगलों के औरंगजेब नहीं है, आप बलबन नहीं है, आप इसके अंडर है। सरकार BJP की हो या कांग्रेस की हो या फिर किसी रीजनल पार्टी की हो, कैसे चलेगी? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी, वो अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। कैसे हैं हम देश? सेकुलर देश है। कैसी कंट्री है हम? सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है स्टेट का। कल मैंने स्टेट समझाया आप लोगों को। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन पर्सनल है। यहां जो किसी रिलीजन को नहीं मानते उनके पास भी वही राइट है। आगे चलें, ये बात आपको समझ में आ गई सभी लोगों को कि पावर कहां से मिल रही है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिल रही है। हम पर्सनल अपनी चीजें नहीं थोप सकते। जो हमारा संविधान कह रहा है हम वो काम तो कर सकते हैं। हम चाहे कि मान लीजिए आप PM बन जाते हैं और आप चाहते हैं कि भी हम अपने रिलीजन को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे दें। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? कि हम अपने रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते। आप
आपके पास ये राइट नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि साहब ये तो अपने रिलीजन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या अपने लोगों को जॉब दे रहे हैं, अपने लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, अपने लोगों को हेल्थ दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलर का मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन सब पर्सनल है, और हम जो कानून बनाएंगे वो सबके लिए बनाएंगे, यानी कि सिटीजन के लिए बनाएंगे। क्या मैं आगे चलूं? मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? जब हमने एग्जीक्यूटिव को स्टडी और किया, अब अलग अलग पिलर ले लेते हैं। जब एग्जीक्यूटिव को हमने स्टडी किया तो एग्जीक्यूटिव टू टाइप मिली हमारी इंडिया में। एक तो मिली हमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और दूसरी थी हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को जब और स्टडी किया तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ा हमने। क्या मिला बेटा? हमें सिर्फ प्रेसिडेंट मिला। और मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि 52 से 73 तक प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट दोनों को डिस्कस किया गया है, दोनों को सेपरेटली बिल्कुल अलग नहीं किया गया है। बताया था भी कल मैंने आप लोगों को, ठीक। दूसरी जब हमने उसका दूसरा पार्ट देखा तो उसमें मिली रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? जिसमें प्रधानमंत्री और उसकी कंपनी है पूरी। कंपनी कौन है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो रियल एग्जीक्यूटिव है। क्यों है रियल एग्जीक्यूटिव? एक लाइन में सुन लीजिए, क्योंकि जनता के बीच में ये गए। राष्ट्रपति गए जनता के बीच में? नहीं गए। कौन गए? लोग गए। एक पार्टी विशेष के लोग गए, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जनता को पढ़ के सुनाया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये सारे काम करेंगे, एनआरसी करेंगे हम, ठीक। सर, जो अभी आपके यहां तो हुआ नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में एसआईआर, स्पेशल इंटेंटिव रिव्यू जो वोटिंग लिस्ट का हो रहा है, हुआ क्या? अभी नहीं, अभी तो बिहार, यूपी और यहीं चल रहा है, राजस्थान वगैरह में। तो हम ट्रिपल तलाक पे कानून बनाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इन्होंने जनता से ऐसे वायदे किए। जब जनता से इन्होंने ये वायदे किए तो अब ये कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो दोबारा इलेक्शन में नहीं जीतेंगे, या जीत जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आपने तो पहले वायदे पूरे नहीं करे। मान लीजिए एक एमपी आपके बीच में आया, उसने कहा कि भैया ऐसा है, देखो आपके ये जो गांव है या शहर है, इसकी सड़कें बड़ी खराब है, मैं सड़कें बनवाऊंगा, लाइट की स्थिति बहुत खराब है, वो बनवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा। पता चला 5 साल में जाके दिल्ली बैठ गए, बाबूजी आए नहीं लौट के हमारी साइड को। अब दोबारा आते हैं, भाई साहब, बोले भाई साहब कुछ नहीं, अब वोट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने वो काम नहीं करा। इसलिए इसे रियल एग्जीक्यूटिव कहा गया कि इसे वो काम करना ही पड़ेगा जो इसने जनता से वायदे करे। प्रेसिडेंट जनता के बीच में नहीं गए वोट मांगने, ये गए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता बेटा? इनडायरेक्ट होता ना। हाँ चलिए, तो अब बात यह है कि रियल एग्जीक्यूटिव पीएम और उसकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक। अब सवाल यह है कि हमने इसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों कहा? तो इसलिए उसके 2 क्लॉज हैं जो सीधे संविधान में लिखे हुए हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का हिंदी में मतलब होता है नाम मात्र की कार्यपालिका, सिर्फ रबड़ स्टैंप, सीधे जाओ साइन कराओ काम खत्म। कौन कराएंगे साइन? जो ये कहेंगे वो प्रेसिडेंट काम करेगा। उसका क्लॉज ये हैगा, एक जगह लिखा हुआ है, संविधान में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार ये बात कही कि राष्ट्रपति को वैसे ही काम करना चाहिए जैसे उसकी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कहते हैं। क्योंकि हमने कौन सी गवर्नमेंट ली है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। और ब्रिटेन का जो क्राउन है वो भी वैसे ही काम करता है जैसे वहां की प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उससे कहती है। तो आर्टिकल 74 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। देखो मंत्रिपरिषद ये है, जिसका चेयरमैन कौन है? पीएम है, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति काम करेगा। क्या मैं यहां तक अपनी बात समझा पा रहा हूं? क्यों सारे लोगों को समझ में आ रही है बेटा जो आज नए आए हैं? कि राष्ट्रपति वही काम करेगा जो उसकी मंत्रिपरिषद और उसका प्रधानमंत्री उससे कहेगा।
कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 के 1 क्लॉज में ये बात साफ साफ लिखी है कि राष्ट्रपति वही काम करेगा जो उसकी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री उससे कहेंगे। इसलिए कभी कभी इन्हें यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका इसलिए कहा गया है। एक्चुअल में संविधान में ये लिखा हुआ नहीं था, लेकिन 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने करा और उन्होंने ये बात कही कि लिखा हुआ तो है नहीं, अगर कोई अड़ियल आ जाए बल नहीं करना तो आपके पास क्या विकल्प है? कहते कहाँ लिखा हुआ संविधान में दिखाइए। बोले हाँ यार लिखा तो कोई नहीं है। इसलिए 42वां संविधान 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना, इतना सुना ही होगा आप लोगों ने, है नहीं? 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके 74 के 1 क्लॉज में ये बात लिखवा देगी कि राष्ट्रपति काम करेगा। अब एक्चुअल इसके पीछे एक क्लॉज था। एक कलकत्ता में एक लॉ सेशन चल रहा था, सुनते रहे ना आप। इसके पीछे दिमाग में कैसा आया इंदिरा गांधी जी के, क्योंकि ये कहीं डिस्प्यूट हो सकता है। भाई अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट चाहे कि मैं साइन नहीं करता यार, तो कहीं संविधान में तो लिखा ही नहीं था, वो तो वही काम करेगा ना जो संविधान में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठने के बाद आदमी कौन सा काम करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होगा। अब लॉ सेशन चला यहाँ कलकत्ता में, तो यहाँ सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे बाबूजी। बाबूजी का मतलब होता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन थे? अब नाम बताएं पहले आप मुझे, कौन थे भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, बाबूजी। अब उनसे एक मीडिया वाले ने पूछा कि संविधान का ऐसा कोई प्रोविजन है जो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए प्रेसिडेंट को बाध्य करता हो? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूं? हाँ भाई, सारे लोग पीछे वाले भी, आवाज साफ आ रही है? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करता हो? अब क्या कहेंगे, ये लिखा तो था नहीं उसमें कहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई प्रोविजन भी है नहीं। लेकिन जनरली चूंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिए, तो वैसे ही हम काम करते हैं। ये बात दिमाग में सेट हो गई कि ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट जनरेट कर सकती है। मान लीजिए कोई बिल हमने पास करा ट्रिपल तलाक पे, तो कानून कब बनेगा? वो जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। हाँ कहो, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट ने साइन नहीं करे तो कानून का कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ, बिल बनकर रह गया वो तो अब हम जाते हैं फिर जनता के बीच में। बोले भाई साहब देखो, आपने हमसे वायदा करा था कि ट्रिपल तलाक पे कानून बनाएंगे। वो लेडी उनसे बोल रही है, आपने वो काम नहीं करा, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप समझ गए ना मेरी पूरी बात? तो इसलिए एक्ट बनना भी जरूरी है, जो हमने वायदे कर दिए लोगों से। एक्ट बना नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि संविधान में लिखा नहीं था। इसलिए इस पूरे डिस्प्यूट को जड़ से खत्म करने के लिए 42वां संविधान संशोधन कब किया हमने? 1976 में किया। और हमने कर दिया आर्टिकल 74 के 1 क्लॉज में कर दिया कि भाई अब तो अब आपको काम करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते संविधान में कहाँ लिखा है, हमने लिख दिया। समझिए, देखिए संविधान बनाने में बड़ा दिमाग लगाया हम लोगों ने। अब आपको समझने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, ऐसे बेसिकली छोटी छोटी चीजें तो हमें सबको पता ही होती है, लेकिन जो हमें जब वो राइट डाउन करनी पड़ जाए कोई चीज, तो हम सीधे सीधे वो बातें नहीं लिख सकते। ये सारा हमें एनालिसिस करना होता है। तो पहला क्लॉज आपको मिल गया, राष्ट्रपति कैसा हो गया? कैसा हो गया? नॉमिनल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां साफ साफ लिखा गया। हो गया भाई। दूसरा क्लॉज है सीधे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का नाम सुना आपने? प्रीएम्बल इसे कहते हैं प्रस्तावना, है नहीं? संविधान ने सबसे लास्ट में आके इसे अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब करा? लास्ट में आके करा। और ये एक तरह से हमारी गाइडलाइन है। अगर हमारी सरकारें अपना रास्ता भटकती हैं तो इसे पढ़ा जाता है। इसे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में भी केशवानंद भारती के मामले में इसे शामिल किया गया, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो क्या है? हमारे पास एक रास्ता है, हमें किस रास्ते से होकर चलना है। तो वहां क्या लिखा हुआ है प्रीएम्बल में? किसी के कोई 2-4 शब्द याद है प्रीएम्बल के? पढ़िए कहीं। जाता हूं यार, इधर उधर लिखी रहती है, थोड़ा ध्यान रखो। नहीं लिखी रहती भाई, आपने देखा नहीं? बी द पीपल ऑफ इंडिया, सुना है ना? ये
है नहीं। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ और फिर मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। वो कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, समाजवादी, सोशलिज्म, ठीक, ऐसा बनाने के लिए और पर्सनों में यानी कि व्यक्तियों में डिग्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी देने के लिए, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए, किन्हें? भारत के लोगों को। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को, एक एक शब्द का मतलब है इसका, जब इसे प्रियम्बल को पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम आपको इसके एक एक शब्द का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं हम, रिपब्लिक क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है नहीं, सेकुलर क्या होता है, ये सारी चीजें बनाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को इनेक्ट करते हैं, आत्मार्पित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि पावर कहां है? भारत के लोगों में है। वी द पीपल का मतलब है भारत के लोगों में है नहीं। उन लोगों ने इस संविधान सभा में इस संविधान को क्या कराया? एक्सेप्ट कराए, इनेक्ट कराए, ठीक। तो चूंकि अब देखिए, भारत के लोगों ने कौन सी गवर्नमेंट ली है? डेमोक्रेटिक। कौन सा सिस्टम लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो भारत के लोगों ने पावर किसे दी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो प्रेसिडेंट को कैसे हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं? क्योंकि हमने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ली नहीं है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहां है? यूएसए में। हमने गवर्नमेंट कौन सी ली है? पार्लियामेंट्री। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो हमने पूरी पावर्स किसे दे दी? भारत के लोगों को दे दी। और भारत के लोगों ने वोट के जरिए अपनी पावर किसे दे दी? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को दे दी। आप पहले मेरी बात समझ लीजिए, दोनों क्लॉज समझने हैं आपको। किसके? उसे नॉमिनल क्यों कही हमने? नॉमिनल कहने के पीछे दो कारण है। पहला आर्टिकल 74 का 1 क्लॉज और दूसरा है हमारी खुद की प्रियम्बल। और प्रियम्बल में भारत के लोगों ने जो पावर दी है वो किसे दी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आगे चलें थोड़ा सा। यहां तक आप मेरी पूरी बातों से समझ गए पूरी तरीके से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं आगे चलूं? क्या मैं अपनी बातें समझा पाया पीछे तक सभी लोगों को? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों कहा? क्योंकि हमने गवर्नमेंट ऐसी ली है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी ली है? पार्लियामेंट्री ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है, ठीक। हमने कौन सी? प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं लिया है। कहां है प्रेसिडेंशियल सिस्टम? यूएसए। यूएसए में है, मतलब वहां का जो प्रेसिडेंट है वो वहां का रियल एग्जीक्यूटिव भी है, वहां हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। हमारे यहां जो राष्ट्रपति का ना हेड ऑफ स्टेट तो है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्या है वो? हमारे यहां हेड ऑफ स्टेट तो है, राज्य का प्रमुख तो है, सरकार का प्रमुख नहीं है। सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक। तो क्या मैं थोड़ा सा और आगे चलूं? यहां तक आप बिल्कुल मेरी बात से समझ गए, अंडरस्टैंड हो गई? देखिए, पॉलिटी भी अपने आप में यार सब्जेक्ट है, इसे हल्के में भी ना लिया जाए, है नहीं। और अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं तो फिर आपका तो
पाला इन लोगों से पढ़ना है। छोट भैया नेता आएंगे, बोले हम किस पार्टी के, बोले उस पार्टी के जिलाध्यक्ष, ठीक, तो फिर आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ? एग्जीक्यूटिव दोबारा लिख दें हैं? तो एग्जीक्यूटिव में किसे स्टडी करना है हमें? किसे करना है भाई? प्रेसिडेंट को। किसमें? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में स्टडी करना है किसे? प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद हम कहाँ आएंगे? रियल एग्जीक्यूटिव में, उसे प्रधानमंत्री जी पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? जुडिशरी पढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फिर हम फंडामेंट राइट पढ़ेंगे, प्रियम्बल भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक। अब अपने रूट बनाने हैं हमें, कौन कौन से रास्ते से निकलना है। तो पहला रूट तो मेरा बन गया कि मुझे ये पता है, लग गया, और आप लोगों को भी पता लग गया कि अब एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, जिसमें स्पेशली कौन सा? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। फिर रियल एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या मैं इसे तो जब हम एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो एग्जीक्यूटिव में कौन सी एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं अभी हम? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों को स्टडी करना है, ठीक। तो अब चलेंगे आगे, फिर पता लगेगा आपको। कमेंट सेक्शन भी देखना। तो चलिए भी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में सिर्फ प्रेसिडेंट देखते हैं अभी हम। तो इसके कुछ आर्टिकल हैं जो आपको परेशान तो मैं नहीं करने दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। किसी चीज़ से आपको परेशानी नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है कि जब तक आप हाँ नहीं करते उससे आगे मैं चलता नहीं। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट है बेटा? आर्टिकल 52। और आर्टिकल क्या है? कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है संविधान में, एक सीक्वेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल 52 में, इसका मतलब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिकल फर्स्ट में बोले इंडिया की बात कर रहे हैं, है नी, स्टेटों की बात कर रहे हैं। आर्टिकल आर्टिकल 12 में बोले स्टेट की डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक। तो एक सीक्वेंस है और कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस, और वो कुछ नहीं बोलता। भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, सिर्फ ये लिखा हुआ है, बाकी वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक। तो अब हमें पहले तो ये पता लगाया जाए कि इसका कोई इलेक्शन होता है, इसका हम नॉमिनेशन करते हैं या फिर क्या क्या करते हैं, ये बात तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कैसे होगा, ये बात पता लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए, नहीं हमारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इलेक्शन होता है क्या? बोले कैसे होता है भाई? तो कभी आप लोगों ने, किसी ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग की है? क्यों भाई, किसने की? आपने की है? पीछे वालों क्यों नहीं की? प्रेसिडेंट नहीं है आपका? बोले सर प्रेसिडेंट तो है। तो फिर आपने वोटिंग में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? फिर किसने किया? इलेक्शन तो हुआ नहीं हुआ किसी ने। अरे भाई आप ये बात तो जान रहे हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, नहीं होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? बोले सर देखो हमें जानकारी नहीं है, हमें बताओ आप सारी बात। बोले आप पढ़ाने आए हो, हमसे पूछने आए हो, है नहीं? ये तो ये काम ना करा जाए, है नहीं यार, ये काम तो होगा भी। देखो आपसे पूछूंगा मैं, पढ़ाने बताऊंगा मैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या होता है? इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है जो आपने अपने एमएलए और एमपी चुने थे वो आपके बिहाफ पर वोट करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्शन होता है लेकिन करता कौन है? एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, एक निर्वाचक मंडल करता है।
उसे निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक गण, ठीक। तो पहला तो वो प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 53 हम छोड़ेंगे क्योंकि उसमें एक बड़ी चीज है, ठीक है। तो आर्टिकल 52 से प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि उसका इलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है इलेक्शन होगा या नॉमिनेशन होगा। अब अगर आप बताएं कि अगर हम क्राउन जैसी कोई चीज ले लेते हैं, ब्रिटेन से लिया ना पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने, ये बात तो आपको जानकारी होगी अब कि ब्रिटेन से लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें उसकी आदत बन चुकी थी 200 सालों से लगभग, उन्होंने हमें सब बहुत कुछ सिखाया भी, ऐसा नहीं एक्सप्लॉइट भी किया, तो हमें सिखाया बहुत कुछ उन लोगों ने, ठीक। आज अगर हम बैठे हुए हैं, संविधान अगर कोई चीज है तो कानून तो उन्होंने ही सिखाया ना हमें। पहला कानून कौन आया इंडिया में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट भी बनाया हमने। तो पहले तो इसके इलेक्शन की बात करते हैं, है नहीं? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्टार्ट करने से पहले और उसमें देखते हैं किस किस आर्टिकल पे हमें फोकस करना है। तो इसके इलेक्शन से रिलेटेड वाली बात होगी इलेक्शन से रिलेटेड जो हमें मेन चीज़ों पर ध्यान रखना, कितने आर्टिकल पर ध्यान रखना, वो चीज़ पढ़नी है। और सुनो, यहाँ हम थोड़ी सी कंपेयर भी करेंगे। कहाँ से करेंगे? यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। क्यों करेंगे भाई? बोले यूएसए से हमने सरकार ही नहीं ली, लेकिन यूके में वहाँ के ग्राउंड का इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन कहाँ से होता है? यूएसए के प्रेसिडेंट का होता है। तो हम थोड़ी सी वहाँ भी देखेंगे कि आखिर वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। सुनिए, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ऐसा मैं क्यों आपके लिए कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बेसिक बातें हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। एक सिविल सर्वेंट से हम ये उम्मीद रखते हैं, एक सिविल सर्वेंट से हम ये उम्मीद रखते हैं कि उसे ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि क्राउन का अगर इलेक्शन नहीं होता है तो कहाँ से होता है? प्रेसिडेंट का होता है। कहाँ का? यूएसए में होता है। और जब यूएसए में होता है तो उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक। तो अभी आप टेंशन ना लेंगे, बोले सर जी ने कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे, तो मैं बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा, आपको तुरंत बात समझ में आ जाएंगी। अब आप देखेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। कहते हैं सीधा जनता कर देती है, डायरेक्ट हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगा तभी तो आपको पता लगेगा डायरेक्ट हो रहा है इनडायरेक्ट हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है जैसे हमारा हो रहा है, इनडायरेक्ट ही हो रहा है। तो वो आगे चलकर पड़ेगा। तो एक तो आर्टिकल में 54 पे डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें हम जानेंगे कि इसके इलेक्शन में भाग कौन लेता है, इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, ठीक। आर्टिकल 55 हम लेंगे, इसमें प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है, उसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक। उसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। आर्टिकल 76 देखेंगे, 57 देखेंगे, सॉरी यार, कौन सा देखेंगे? 57। एक आर्टिकल देखेंगे हम 62 और एक आर्टिकल देखेंगे हम 71। इन पे बात करनी है इसके इलेक्शन से रिलेटेड। और आप बैठे देखते रहेंगे, आपको बड़ी तरीके से समझ में आएंगी बातें, ठीक। तो कंडीशंस ये है कि इसका इलेक्शन कैसा होता है। कैसा होता है भाई? इनडायरेक्ट होता है। इलेक्शन इंडिया में कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम करते हैं तो कुछ गलत नहीं करते। आज हम आपको ये भी बताएंगे अब भी और आने वाली क्लासों में कि जो सबसे मजबूत और बढ़िया सिस्टम है वो आज भी इंडिया का ही है। बेशक हमने बहुत सारे संविधान पढ़े, संविधान पढ़ने के बाद हमने चीज़ें अडॉप्ट करी। ये बात तो सुना होगा आपने, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए? यूएसए से। समझ रहे नहीं आप हमारी बात? कुछ चीज़ हमने उधार लिए नहीं लिए, क्योंकि संविधान सभा में कोई बच्चे नहीं बैठे हुए थे। BN राव जैसे, अंबेडकर जी जैसे, ठीक। तो ऐसे लोग जब बैठे थे तो कोई चीज़ ऐसे ही तो लिख रही थी। हमने बहुत सारे संविधानों को पढ़ा, स्टडी करा, जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने अडॉप्ट करी। और ऐसे नहीं ली जैसे बिल ऑफ राइट कहाँ है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हमने? यूएसए से। क्या है वो? बिल ऑफ राइट। यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट उसमें संशोधन नहीं कर सकती, कोई अमेंड नहीं कर सकती। हम कर सकते। क्यों कर सकते? क्योंकि वहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हमने। एग्जाम्पल, अपने पास कितने फंडामेंटल राइट थे? 7। आज कितने? 6। एक कहाँ गया? उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? कि राइट टू प्रॉपर्टी था वो। और जब राइट टू प्रॉपर्टी थी तो मैंने जो कमाया,
जो मैंने अर्न किया वो मेरा, मैं आपको क्यों टैक्स दूं भाई? ये लैंड मेरी है, मैं क्यों आपके रेलवे ट्रैक निकलने दूं यहां से? तो फिर हमारी जो इकोनॉमिकल वेलफेयर होना था वो नहीं होता। एयरपोर्ट कैसे बने? राइट टू प्रॉपर्टी है। अगर आपने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं जा रहा हूँ, सीधा कहाँ जा रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ अभी। बोले भाई रुक 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 मत जा, काम भी तो होना है। सरकार ने सोची कि इसे अलग हटाया जाए, उन्होंने इसे हटाकर 300A में रखा और उसे वो लीगल राइट बनाया। किस है? राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बनाया हमने? लीगल राइट बनाया। और लीगल राइट का मतलब यह है कि अगर हम आपकी लैंड को एक्वायर करेंगे, लेंगे आपसे, तो उसके बदले में हम आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। तो सवाल यह था कि भी आप एक्वायर किसके लिए करेंगे? मान लीजिए सीएम साहब ने कहा कि मुझे अपना बंगला बनाना है, नहीं देने के, पब्लिक पर्पस होना चाहिए। किसी किसान से उसकी लैंड को एक्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए? पर्पस कैसा होना चाहिए? पब्लिक पर्पस होना चाहिए। रोड बनता हो, कोई रेलवे ट्रैक लगता हो, एयरपोर्ट बनता हो, बस स्टैंड बनता हो, स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, कि कैसे? पब्लिक पर्पस है। पर्सनली पर्पस के लिए हम एक्वायर नहीं करेंगे। उसके बदले में हम सरकार को क्या, सरकार क्या देगी? कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऐसा नहीं करेंगे, ठीक? अब तो हमें जो है कैसा इलेक्शन होना है? इनडायरेक्ट होना है। डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होना है? तो पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं कराया, जनता से क्यों नहीं कराया इलेक्शन, ठीक? सेकंड पॉइंट इसका क्या है? ये आर्टिकल है हमारे पास। तो पहले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या होगा? एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। क्या होगा? इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है, आप कह सकते हो एक, अब आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो उसे कह सकते हैं खास लोग हो सकते हैं, निर्वाचक मंडल कह सकते हैं, निर्वाचक गण कह सकते हैं, ठीक? इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक? इंग्लिश में क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज है नहीं, बात करेंगे इस पे इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। आर्टिकल 55 कहता है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा इसके इलेक्शन का, क्या होगा? प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस क्या होगा, ठीक? 57 ये बात कहता है 57 ये बात कहता है कि क्या दोबारा इलेक्शन हो सकता है? प्रेसिडेंट दोबारा बन सकता है हमारे यहाँ? बन सकता है मैडम? हाँ भाई, एक आदमी 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है? बन तो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबूजी के सिवा दूसरी बार कोई बना नहीं है। ऐसे ही प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद जी, 2 बार बने, बाकी कोई आदमी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बना है, लेकिन प्रोविजन है बन सकता है, उसकी टेंशन नहीं ले। आर्टिकल 62 ये क्या है? री इलेक्शन। क्या है? री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है सारे लोगों से, क्या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाता किसी को? सब लिख लेते हैं? उतनी तो मैं समझता हूँ, उतनी जानकारी तो नॉर्थ ईस्ट वालों को है, नॉर्थ इंडिया के लोगों से ज़्यादा जानकारी इंग्लिश की है इनके पास। तो क्या है री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ? आर्टिकल 62 कहता है कि इसकी टर्म क्या होगी। 62 क्या कहता है बेटा? टर्म क्या होगी, कितने दिन होगा? 5 साल रहेगा या इससे ज्यादा रहेगा? कितने दिन रहता है प्रेसिडेंट? 5 ईयर। 5 ईयर के बाद उसका इलेक्शन होना जरूरी है।
यहाँ तक कि उसका सक्सेसर आने से पहले उसका इलेक्शन होना जरूरी है। और आर्टिकल 62 कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हम इसके इलेक्शन को। मैक्सिमम कितना समय हो सकता है? 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा हम इसके इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते। ठीक, आर्टिकल 62 यही बात कहता है। आर्टिकल जो 71 था, जो मैंने इधर बताया था आपको, ये लिखता है, ये होता है कि डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हुआ इसके इलेक्शन से रिलेटेड तो उसका समाधान कैसे होगा। भाई डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट में छोटा सा बता देता हूँ, फिर आपको याद रखना, फिर सीधे आर्टिकल 54 से चलेंगे। वो पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों है, डायरेक्ट क्यों नहीं है। नहीं, जो जनता 1951 में वोट डाल सकती है लोकसभा विधानसभा के लिए, वो 1952 में पहला प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हुआ है, क्यों नहीं डाल सकती थी? तो ये सवाल तो बनता ही है। ठीक, तो फिलहाल अभी आप ये बात देखें कि एक डिस्प्यूट ये है कि मान लीजिए जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा था उस दिन कुछ एमएलए थे ही नहीं। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की पूरी लेजिस्लेटिव डिसॉल्व थी, भंग थी। यहाँ इन लोगों ने कोई वोट उसमें डाला ही नहीं, जो आपके एमएलए थे उन्होंने वोट डाला ही नहीं। कुछ एमपी लोकसभा के छुट्टी पे थे या बीमार थे, तो क्या इस आधार पर ये इलेक्शन लीगल हुआ या इलीगल हुआ, लॉफुल है या अनलॉफुल है? एक डिस्प्यूट ये होता है। तो आर्टिकल 71 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है, उसने 62 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई साहब आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए या बारिश हो, राष्ट्रपति का इलेक्शन तो होकर रहेगा। क्योंकि आर्टिकल 62 कहता है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर इसका इलेक्शन कराना हमारे लिए कंपलसरी है। इस सीट को हम 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रखते। अगर इन केस प्रेसिडेंट अचानक में डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन करके निकल जाए, या फिर हेल्थ इशू हो जाए, तो हम तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को उस सीट पे बैठाते हैं। क्योंकि हेड ऑफ नेशन का होना जरूरी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट एक बार हो या नहीं हो। हेड ऑफ नेशन का होना जरूरी, कि बहुत सारे काम उनके साइन से हम करा लेते हैं। आप पहले मेरी पूरी बात समझ रहे हैं? तो डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट है उसका समाधान कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। कहाँ जाएगा ऐसा कोई मामला? और किसी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है जो उसके इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट पे कोई कमेंट करे या कोई डिसीजन दे। कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पीटी में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो किस कोर्ट में जाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन पर कोई सुनवाई कर सकता है, ना कोई हाई कोर्ट कर सकता है। कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो ये डिस्प्यूट है। तो अभी फिलहाल हम इनडायरेक्ट लिख लें, इनडायरेक्ट पे आ जाएं। इसका इलेक्शन कैसे करा रहे हैं हम? इनडायरेक्ट। तो इसके इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझनी, मैं बताता हूं क्या की पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बात करनी है। इसके इलेक्शन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बात करनी है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड? इसके
इलेक्शन से रिलेटेड। तो की पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो पहला तो ये की पॉइंट है कि इसका इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट है। आर्टिकल कितने यूज करने हैं हमें, 54, याद रखना ये बात, मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा। 55, 57, 62 और 71, ये आर्टिकल याद रखने हैं आपको, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिए। तो इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट है। ठीक। दूसरा इसका एक की पॉइंट है कि आपने नाम सुना होगा कहीं, अगर पढ़ा हो आपने तो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। मतलब बताऊंगा इस शब्द का पूरे का, आप टेंशन इस बात की नहीं लेंगे, आप सिर्फ क्लास में मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। सुना है कभी, नहीं सुना? सुनना तो चाहिए था यार, लेकिन आज अच्छे से सुनेंगे, मतलब आपको समझ में आएगी बात क्या है। ठीक। तीसरा इसमें एक पॉइंट है, लेकिन फेडरल प्रिंसिपल का ध्यान रखा जाता है। फेडरल प्रिंसिपल पता लगेगा आपको क्या है फेडरल। चारों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। फेडरल प्रिंसिपल, फेडरल प्रिंसिपल ये क्या है, ये भी अभी आपको पता लगेगा। और जो एक सबसे इसका लास्ट पॉइंट है, उसे हम यहां ले सकते हैं, एसटीए लिख देता हूं मैं। बोले सर ये ऐसा क्यों लिख रहे हो आप? सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, एसटीबी, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड का सिस्टम है। ठीक। इसके इलेक्शन से रिलेटेड कितने पॉइंट हमें पढ़ने हैं, इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फेडरल प्रिंसिपल, और चौथा पॉइंट है सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। सुना ना आपने, एकल संक्रमणीय है नहीं, हस्तांतरणीय, स्थानांतरणीय मत। नहीं सुना, कोई टेंशन, हम सुनाएंगे। कितने पॉइंटों पे इसका इलेक्शन कंप्लीट करना है मुझे, ये जरा 4 पॉइंट। आर्टिकल कितने हैं, 5, याद है जो मैंने अभी बताया, कितने आर्टिकल हैं, 5, 4, 5, 7, 62 और 71। इन आर्टिकल्स पे इसका इलेक्शन एंड होना है। तब हमें पता लगेगा आर्टिकल 52 जो कहता है प्रेसिडेंट कैसा होगा वो ऐसा होगा, वो इतनी बात कहता है। देखिए हमारा जो कोई भी एक्ट हमारी पार्लियामेंट बनाती है, तो जो संविधान में लिखा है वो तो लिखा ही है, वो तो क्या है, सुपर है। बाकी चीजों को स्पष्ट करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है वो कानून बनाए। 71 में उन्होंने कानून बनाया, 71 में उसके पास पावर है। आर्टिकल 71 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड वो कोई भी कानून बना सकती है। तो उसने पहला कानून बनाया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, और बताया कि कौन कौन से लोगों को, किन किन लोगों को इलेक्शन लड़ने का राइट होगा, उसकी एज क्या होगी, इतनी होगी, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। आप पहले मेरी पूरी बात समझ रहे हैं, नहीं कोई भी लड़ सकता है। तो पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है कि डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन कितनी जगह होता है बेटा बताइए आप मुझे। इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, सीधे वोट करना होता है। किसे वोट करना होता है, सीधे वोट हमें डालना होता है, क्योंकि हम 18 की एज प्लस में हो गए, वोटिंग राइट हमें मिल गया। ठीक है। तो कितने इलेक्शन होते हैं इंडिया में, लोकसभा का होता है, सीधे एमपी के इलेक्शन में वोट डालते हैं आप लोग। विधानसभा जो स्टेट एमएलए होता है उसके इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हो, वोट डालते हो, सीधे वोट डालते हो। ठीक। पंचायत है, यहाँ पंचायत है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायत तो है ना, तो पंचायत का कहीं कहीं 3 टियर है, कहीं कहीं 2 टियर है। तो अगर आपके यहाँ 3 टियर है तो 3 टियर के सारे मेंबर्स के इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं या नहीं होते,
होते हैं भाई। अगर आप किसी वार्ड मेंबर का चुनाव कैसे करते हैं, सीधे इलेक्शन डाल में वोट डालते नहीं डालते आप? वार्ड मेंबर भी होगा, जब यहाँ पंचायतें हैं तो म्यूनसिपलिटीज भी होंगी, म्यूनसिपलिटीज भी तो होगी नहीं होगी यहाँ, तो सीधा इलेक्शन होता है। थर्ड, आपने सुना होगा, ये 4 चीजें हो गई, म्यूनसिपलिटीज का, प्रेसिडेंट उसका, पंचायत का, लोकसभा और विधानसभा। 4-5 जगह तो हम डायरेक्ट इलेक्शन कर ही रहे हैं या नहीं कर रहे? सीधे आप जाते हैं, वोट डालते हैं, अपने घर चले जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है कि हम सीधे वोट नहीं डालते। तो वोट कौन डालता है? कुछ खास लोग डालते हैं। कैसे लोग डालते हैं? खास लोग। खास लोग में कौन कौन है वो आप समझिए, जो आपके बिहाफ पे वोट डालते हैं। वोट वही डालते हैं, वोट कहीं ना कहीं आपका ही होगा, लेकिन वो वोट डालेंगे। तो खास लोगों में आपने देखा होगा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के सभी लोग इसमें भाग लेंगे, या फिर कुछ इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। ठीक, तो इसे कहते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज। ये है 54, आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उन लोगों को समझने से पहले मैं आपको एक ये फेडरल प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में देखेंगे। ठीक, तो ये फेडरल प्रिंसिपल क्या है, इसके इलेक्शन से रिलेटेड क्या है, फेडरल प्रिंसिपल क्या है, इसके लिए अब आपको, मुझे थोड़ी देर में आप हिस्ट्री में चलना पड़ेगा मेरे साथ आपको। ठीक, हिस्ट्री में आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड में कितने तरह के कंट्री हैं? 3 तरह के कंट्री हैं। कैसे कंट्री है, इसे मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया है ना? कितने तरह के कंट्री हैं? ये सिर्फ फेडरल प्रिंसिपल समझा रहा हूं मैं अभी आपको। फेडरल प्रिंसिपल, 3 तरह के देश हैं। एक तो है यूनियन, एक है फेडरल, एक है कन्फेडरेशन। देखिए ये यूके में है, ये क्लासिकल एडमिस वो है, इसे कहीं ना कहीं एक नाम दिया जाएगा, वो अभी नहीं दे सकता मैं, जब मैं पहले आप दोनों चीजें समझा दूं तभी से एक नाम देंगे। ठीक, यूनियन, यूनियन है यूके में। यूनियन किसे कहते हैं ये अब आप बात समझिए। यूनियन वही कंट्री इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, वही लागू हो सकता है, यूनियन वही देश बन सकता है जिसकी जनसंख्या बहुत कम हो और आकार बहुत छोटा हो। एग्जाम्पल, जिसमें कोई स्टेट ना हो। यूनियन किसे बना सकते हैं हम? जिसमें कोई स्टेट ना हो, पॉपुलेशंस भी कम हो और एरिया भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन। यूके में क्या है, क्या है? यूनियन है। ये आएगा क्वेश्चन, मेंस में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, यूनियन, यूनियन किसे कहेंगे हम? जो बहुत छोटा देश, जहां डाइवर्सिटीज बिल्कुल ना हो, जहां की पॉपुलेशंस बहुत कम हो, जहां सबसे बड़ी बात लगे जहां कोई स्टेट ही नहीं हो। अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है ना, देश क्या है? भारत है हमारा। आप पहले मेरी पूरी बात समझ गए। इंप्लीमेंटेशन यूनियन कहां दिया जा सकता है? जहां कोई स्टेट ही ना हो। एक लाइन में आप बात समझ लें, यानी कि अब सारे कानून कहां से आएंगे? सीधे ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आएंगे। किसके लिए? इस कंट्री के लिए, सॉरी इस सिटी के लिए। देखो, टेंशन लेना मेरा काम है, देना आपका जिम्मेदारी है मुझे। आप बस मेरी बात को समझें। वहां की जो पार्लियामेंट है, कहाँ की? यूके की, वो किसके लिए कानून बनाएगी? इस छोटे से सिटी के लिए बनाएगी। और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा किसके लिए कानून बनाएगी? अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाएगी। पार्लियामेंट का कानून भी है यहाँ, लेकिन यहाँ जो स्पेशल प्रिविलेज है उनके लिए कानून कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, नहीं बनाएगा? तो यूके में कोई स्टेट नहीं है, यूके बहुत छोटा से कंट्री है। वो अलग बात है कि उसने बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाया लोगों को, है नहीं, लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हाँ कितना सा। आज भी यूनियन सिर्फ इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? यूके में। इंडिया में यूनियन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बताओ भाई?
इंडिया में यूनियन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, स्टेट बहुत ज्यादा है, कल्चर अलग अलग ही है। तो पार्लियामेंट का एक कानून यूसीसी नहीं ला पा रहे हम, ये ला पा रहे हैं? यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो मैं रुक गया, टेंशन ना लो, मैं समझ गया आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। आपको गुस्सा मुझ पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, क्योंकि आपने यूनियन पढ़ा ही नहीं। यूनियन की डेफिनेशन जो मैंने बताई है, यूनियन वहां इंप्लीमेंटेशन हो सकता है जहां छोटा देश हो, जहां एक लाइन में समझ ले, जहां कोई स्टेट ना हो। एक लाइन में समझ गए आप? जहां कोई स्टेट ना हो वहां यूनियन इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। इंडिया में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ कल्चरल बहुत डाइवर्सिटीज है। ठीक, हर 2-3-4 किलोमीटर पे आप देखेंगे, ईटानगर से आप बाहर अगर किसी विलेज के एरिया में जाएंगे तो वहां शायद चीजें चेंज हो जाए, नहीं हो जाए। तो ऐसे लोगों को एक कानून में बांधना, या फिर एक ही सीधा पार्लियामेंट से पीएम साहब कंट्रोल करें, ये मुश्किल हो जाएगा ना। फिर दिक्कत ये है कि आप ये आरोप लगाओगे हम पे कि सर हमारी जो अपनी कल्चर है, जो हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, वो तो जीरो हो रही है। हम तो बंगाली बोलते हैं, आप कह रहे हो हिंदी बोलो। साहब क्यों बोले भाई? तो मेरी बात, ये बात समझ में आई? क्योंकि ये यूनियन इंप्लीमेंटेशन कहां हो सकता है? जहां एक ही लैंग्वेज के लोग रहते हो, जहां एक ही रिलीजन के लोग रहते हो, जिनका आकार बहुत छोटा हो, जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो। वहां हो सकता है नहीं बेटा? अपने इंडिया में हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं अपनी बातें समझा पा रही हूँ? मैंने कहा गुस्सा आपका ढीला हुआ, कुछ गुस्सा कम हुआ ना यूनियन के मुकाबले? जो यूनियन पे आप मुझ पर गुस्सा हो रहे, बोले सर ये कान कहां से लाते हो? तो यकीन मानो कि मैं आपको वो चीजें देना चाहता हूं जो एक सिविल सर्वेंट पे होनी चाहिए। कोई पूछ रहा यूनियन क्या है भाई, अब फिर आपने क्या लिया ये तो बताओ। बोले सर अभी बताएंगे। यूनियन कहां लागू हो सकता है? सिर्फ छोटी कंट्री में, जहां एक ही लैंग्वेज के लोग रहते हो, जहां एक ही रिलीजन के लोग रहते हो, ठीक, जिसका आकार छोटा हो, पॉपुलेशन कम हो। इंडिया की तो माशाअल्लाह है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह है कोई दिक्कत नहीं, पॉपुलेशन के लेवल पे तो हम माशाअल्लाह बढ़िया है। ठीक, फेडरल यूनियन की एक लाइन में आप बात समझ के, सारे कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, और वो पूरे देश में इंप्लीमेंटेशन होगा। और वो कानून कैसा होगा? एक सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां एक ही रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं, डाइवर्सिटीज बहुत कम है, तो इसलिए पार्लियामेंट का एक ही कानून काम कर जाएगा। आपने देखा होगा नहीं, हमने क्या कर रखा? हमने तो कुछ स्टेट को ऐसा प्रिविलेज दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 5 और 6। हाँ कर दो यार, अब तो हाँ कर दो, मैं बतेरा बोल लिया इस मुद्दे पे। बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, आपकी भी समझ में आ गई? पीछे वालों, ये बात आप समझ रहे हैं यूनियन कहाँ इंप्लीमेंटेशन हो सकता है? जहां वो एक रिलीजन के लोग रहते हो, एक लैंग्वेज के रहते हो, आकार भी छोटा हो, यानी कि डाइवर्सिटी कम से कम हो। और अपने यहाँ कितनी है? 2 मिनट में बदल जाती है। मतलब आप यकीन करें कि मैं दिल्ली से आया हूं और मैं आपको कल से क्लास ले रहा हूं, तो आप मुझसे अगर अंदर से मेरी फीलिंग पूछो कि मैं कितना धीरे धीरे समझ के आपको पढ़ा रहा हूं। क्यों सब पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कल्चर अलग है मेरे मुकाबले, यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां के मुकाबले। आप पहले मेरी पूरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये चीजें हो सकती हैं कि अगर ये यूनियन होता तो भाई साहब गड़बड़ हो जाती। कैसे हो जाती गड़बड़? अब देखिए, अब आप पहले हमारी बात सुनिए। जब मुगल एम्पायर, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, हिस्ट्री तो थोड़ी बहुत तो जानकारी है आपको, इतना तो मैं जान रहा हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर हो गई भाई, औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, 1707 में औरंगजेब चले गए। जो वहां के स्टेट थे, एग्जाम्पल बंगाल, नाम सुना है नहीं? मुर्शिद कुली खां,
देखो यार, ऐसा ना देखो मेरे लब को गुस्से में, नाम है ये उसमें हिस्ट्री में। मीर जाफर, सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध सुने नहीं? जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, जितने भी स्टेट थे उन्होंने अपनी फ्रीडम का डिक्लेरेशन कर दिया। कोई सुनो भाई मुगलों, इधर आने की जरूरत नहीं, अन्य गिरा के वेस्ट बंगाल में की उसमें बे ऑफ बंगाल में डाल देंगे। अब बात जैसे कह रहे हैं यूपी, इन्होंने कहा भाई इधर देख मत लिए मुगलों, बहुत हो गई। मतलब ऐसे स्टेट थे, इनकी अगर सारी पावर लेकर हम, आपने लास्ट में देखा होगा कि हमारे पटेल जी को जानते हो ना, आयरन मैन सरदार पटेल जी, 500, 600, 565 प्रिंसली स्टेटों को इस देश में शामिल करने के लिए कितना बैटल ऑफ हल्दी घाटी उन्होंने लड़ा है। प्रिंसली स्टेट हमारे साथ नहीं आ रहे थे, कह रहे नहीं हम तो अपना अलग संविधान बनाएंगे। ऐसे स्टेटों को अगर हम यूनियन बना लेते, ब्रिटेन जैसा देश बना लेते, यानी कि इनकी सारी पावर अपने हाथ में लेकर पार्लियामेंट के पास चली जाती, तो क्या ये हमारे साथ कोऑपरेट करते? नहीं करते। तो हमारे साथ क्या समस्या थी कि यूनियन को हम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल या पॉसिबल नहीं कर सकते थे। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? सारी पावर्स किसी की लेकर अपने हाथ में मैं रख लूं, तो जिन्होंने पावर यूज करी है वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? या कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो सारे देशों, सारे स्टेट की पावर छीन कर सीधी पार्लियामेंट को यानी कि दिल्ली को दे दी जाती, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां कुछ बंगाली बोलते हैं, कुछ असम बोलते हैं, कुछ मलयालम बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं, है नहीं, और कुछ खड़ी हिंदी बोलते हैं, मणिपुरी बोलते हैं। आप पहले मेरी बात पूरी समझ रहे हैं? इनसे कहते कि नहीं अब सबको हिंदी बोलना है, तो ये तो वैसे ही अपनी तलवार निकाल लेते। बोले भाई साहब हमारी कल्चर का क्या होगा, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनका क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप? यूनियन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था इंडिया में, जैसा ब्रिटेन में। क्यों है ब्रिटेन में? क्योंकि वहां स्टेट नहीं। हमारे यहाँ तो कितने स्टेट हैं? 28, 28 स्टेट हैं। और कितने हो गए अब यूनियन टेरिटरी? 9। यूनियन टेरिटरी कितनी होगी हमारे पास? जे&के और लद्दाख को मिलाकर पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। इन सारे चीजों को एक जगह पकड़ लेना, एक ही कानून से इन्हें रेगुलेट करना बहुत मुश्किल काम था, या नहीं था? था। इसलिए कहा भाई देखो यूनियन तो हम नहीं ले सकते, या ले सकते? इसलिए सोचा कि कुछ और रास्ता देखते हैं। हालांकि रास्ता है हमारे पास, आप उसकी टेंशन ना। फेडरल, क्लासिकल फेडरल का एग्जाम्पल है यूएसए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये संकट था कि हम इसमें से कौन से रास्ते पर जाएं, यूनियन वाले पर जाएं या फिर फेडरल वाले पर जाएं। दो ही मॉडल थे हमारे पास। समझिए संविधान बनाने में कितना दिमाग उन लोगों ने लगाया है, ये बात आप समझिए। कितने मॉडल थे हमारे पास? दो ही मॉडल थे, या तो हम यूनियन में जाएंगे या फिर फेडरल में जाएंगे। फेडरल क्या है? फेडरल में हमेशा आप देखेंगे यूएसए में कितने स्टेट है? 50। कितने स्टेट है बेटा? 50। वहां कानून बनाने का जो मामला है, आप कुछ कुछ लिख लिया करो, है नहीं? जैसे, क्योंकि मेरी आदत तो अच्छी है नहीं, मैं तो अपनी बात बताता हूं। मुझे तो पढ़ाना बहुत शौक से आता है, बाकी चीजों से तो देखिए। जो फेडरल है, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए कैसा एग्जाम्पल है? क्लासिकल फेडरल। कैसे? सुनिए, वहां एक लिस्ट है, इस लिस्ट में ये डिफाइन किया हुआ है कि इस पे कानून सिर्फ सेंटर बनाएगा। कौन बनाएगा इस पे कानून? बाकी जो इसमें लिखा हुआ नहीं है उस पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा।
2 सेकंड रुकिएगा, आपको ये चीजें मैं समझाने वाला हूँ। पहली बात, वहां एक लिस्ट है, उसमें ये डिफाइन किया हुआ है कि आप सेंटर सिर्फ ये कानून बनाएगा, बाकी इस लिस्ट में जो नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट। एक मतलब आप समझिए, जो रेसिडुअल पावर है वो वहां स्टेट के पास है। मेरे कहने का मतलब आपसे एक लाइन में ये है कि वहां के स्टेट सेंटर के मुकाबले मजबूत है। समझिए, वहां के स्टेट वहां के सेंटर के मुकाबले मजबूत है। डीसी वाशिंगटन के मुकाबले कैलिफोर्निया, अलास्का, स्टेटों के नाम ले रहा हूं मैं, वो मजबूत है। कैसे? उनके पास रेसिडुअल पावर है। रेसिडुअल पावर होता है जो, जैसे कि अपने यहाँ कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, कानून कौन बनाएगा? सेंटर। स्टेट लिस्ट, कानून कौन बनाएगा? स्टेट। कंकरेंट लिस्ट, दोनों कानून बना सकते हैं। जो इन तीनों लिस्टों में नहीं है, जैसे कम्युनिकेशंस, मोबाइल, साइबर क्राइम, था ही नहीं उस टाइम। हाँ कहो, उस टाइम था, 1947 में था ये सारी चीजें। फोन था आपके पास, साइबर क्राइम हो रहे थे, आज अकाउंट खाली कर रहे हैं लोग। हुआ किसी का? मेरी मिसेज का हुआ। एक ओटीपी बता दिया, ले गए निकाल के। आज तक एफआईआर लॉन्च पड़ी है, वो पुलिस स्टेशन में कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है उसका। उनसे पूछा हमने, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे? वो बोले मुझे तो ऐसा लगा, इन्होंने ओटीपी पूछा मेरे बैंक अकाउंट का। एक ओटीपी आएगा मैडम, इसे बता देना। और सुनो, गवर्नमेंट टीचर है, ऐसा नहीं कि भाई एक हाउस वाइफ हूँ, गवर्नमेंट टीचर है, ठीक? तो पढ़ा लिखा झांसे में आ गया, अकाउंट खाली करा दिया। तो साइबर क्राइम था बेटा उस टाइम? नहीं था। ये इन लिस्टों में था ही नहीं, नाम ही नहीं है। दैट कॉल्ड रेसिडुअल पावर। जो इन लिस्टों में नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट। कहां का? यूएसए का। हमारे पास जो रेसिडुअल पावर है सेंटर के पास है आज भी। साइबर क्राइम पे जितने भी लॉ बनेंगे कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी बेटा। स्टेट को हमने ये पावर नहीं दे रखी है। अब आप समझिए कितना दिमाग हम लोगों ने लगा रखा है। वहां के स्टेट के पास क्या है? उसका अपना संविधान है। वहां के स्टेट के पास क्या है? अपने सिटीजन्स को क्या देते हैं? वो सिटीजनशिप देते हैं। यानी कि वहां डबल सिटीजनशिप है। कहां भाई? कहां? यूएसए में, अमेरिका में। सिटीजनशिप कितनी है वहां? वो यूएसए का भी सिटीजन है और वो उस स्टेट का भी है। वो वहां का भी है, वहां का भी है। वहां संविधान कितने हैं? 2। कहां का? यूएसए का अलग, यानी कि पूरे यूनियन का अलग। यूएसए का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ रहे हो? सारे स्टेटों को मिलाकर यूएसए बनाए। अन्य वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? अमेरिका। वहां डबल सिटीजनशिप है, उनका अपना संविधान है। उनका जो राज्यपाल है, राज्यपाल मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट, उनका इलेक्टेड मेंबर है। तुम्हारे यहां कहां से आता है? दिल्ली से आता है राज्यपाल। आता है नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मुख्यमंत्री आपका ही होगा। लेकिन हम आपसे ये भी इंफॉर्मेशन ले चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए हम अपना एजेंट बैठाते हैं। बड़ा दिमाग लगा के देश बनाया यार, ठीक? रेसिडुअल पावर कहाँ है? उनके पास। अब हमारे पास 2 मॉडल, एक तो ये मॉडल और एक हमारे पास यूके का मॉडल। पता है कौन सा ले? कोई सा सटीक नहीं बैठता हमारे लिए। अगर हम ये वाला मॉडल लेते हैं तो स्टेट मजबूत हो रहे हैं, सेंटर कमजोर हो रहा है। और सेंटर जब भी कमजोर होता है तो स्टेट रिवॉल्ट करते हैं। हिस्ट्री पढ़ के देख लो, हमेशा ट्रांजिशनल फेज आया है। आया नहीं आया? अच्छा, हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने कभी थोड़ी थोड़ी? ऐसा तो नहीं बाउंस कर रही हूं मेरी बातें यार? ये तो मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, ये ऐसे चलता है। और यही सब्जेक्ट होता है, यही एक मतलब, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, यही पढ़ाने वाले की कला है। वो दिखाए कि चीज चल रही, गांधी जी आकर डंडा लेकर चल रहे, पीछे पीछे लोग चल रहे। मूवमेंट दिखना चाहिए क्लास में खड़े खड़े बैठे बैठे, तभी तो चीजें समझ में आती है। अब रट रटा के आए और रट रटा के पढ़ाने लगे या पढ़ने लगे तो भाई वो देखो, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। आपको भी वो सिविल सर्वेंट बनना है
जो चीजों को समझने की कोशिश करनी है। किताबों में तो बहुत कुछ है, और मैंने कल से ही आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ क्या करना है, ज्ञानी नहीं बनना है, बहुत ज्ञान नहीं बांटना है, आपको सिर्फ अभी फिलहाल उतना पढ़ना जितने से अपना काम चल जाए। बस ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ये पूछी जाती है मेंस में, तो आप इसे लिख सकें, पीटी में पूछने लगे तो आप बता सकें। जैसे कल मैंने बताया स्टेट की डेफिनेशन पीटी में यूपीएससी ने पूछ ली, लोगों ने गलत करे उसे, ठीक। तो अब हम आप बताएं भी, सारे लोग पीछे वाले दोनों लोग में ये बताएंगे, जो पीछे दो लोग बैठे हुए हैं, क्या हमें कौन सा मॉडल लेना चाहिए। हमारे पास दो ही मॉडल थे ना, या तो हम यूनियन लेते या फिर हम फेडरल लेते, दो ही मॉडल थे। नहीं, हमारी संविधान सभा के पास कितने मॉडल थे, दो ही मॉडल, इनमें से कोई लेना है, तीसरा तो हमारे पास था नहीं, ठीक। सुनिए, तीसरा एक मॉडल था, मैंने कहा कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। कन्फेडरेशन, देखिए कन्फेडरेशन की भी डेफिनेशन समझ लीजिए। आज वर्ल्ड में कोई देश कन्फेडरेशन नहीं है। स्विट्जरलैंड का नाम है कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, वो कन्फेडरेशन है नहीं। अब कन्फेडरेशन की डेफिनेशन समझनी है। अब आप दोनों चीजें क्लियर हो गई। यूनियन कहाँ लागू हो सकता है, किसी छोटे देश में जहां डाइवर्सिटीज कम हो, स्टेट बिल्कुल ना हो, कानून बनाना सिर्फ पार्लियामेंट को, टेंशन बिल्कुल है ही नहीं, सबके लिए बनेगा, सब उसे मानेंगे। लेकिन अगर कोई फेडरल हो तो वहां क्या है, बहुत सारे स्टेट है। यानी कि फेडरल में क्या होता है, एक एक लाइन में आप इसे राइट डाउन करें, फेडरल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अब अपने दिमाग से लिखें कि फेडरल में क्या है, स्टेट मजबूत होता है, रेसिडुअल पावर स्टेट के पास होती है। और रेसिडुअल क्या होता है बेटा, जो लिस्ट में नहीं है। देखो अभी एक दो दिन आपको मेरे साथ ऐसे ही बैठना होगा, चीजें जब निकाल कर लाएंगे हम कहां से क्या पढ़ना है। अभी तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही बीच में अटका पड़ा है, अभी फेडरल प्रिंसिपल पे ही समझ बात कर रहे हैं अभी हम, है नहीं। तो क्या लिखा भाई आपने फेडरल और यूनियन में, फेडरल में क्या लिखा आप लोगों ने बताएं मुझे। स्टेट मजबूत है, रेसिडुअल पावर स्टेट के पास है, ठीक। क्लासिकल एग्जांपल क्या है, यूएसए। यूनियन में क्या लिखा, यहां यूनियन कहां इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, किसी छोटी कंट्री में जहां कोई स्टेट ना हो, जहां कोई स्टेट ना हो, सारे कानून पार्लियामेंट बना रही है, इंप्लीमेंटेशन नीचे तक हो रहा है। एक छोटे से शहर के लिए भी कानून कहां से आ रहा है, ईटानगर के लिए कानून कहां से आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर से आ जाएगा, पार्लियामेंट का तो है ही। क्या है, सिटीजन कहां के हैं आप, सिटीजन आप कहां के हैं, इंडिया के, ना के अरुणाचल प्रदेश के। वहां सिटीजन कहां है, वो यूएसए का, दोनों है। वो वहां के यूएसए का भी है और वो उस स्टेट का भी है। कहां का, कैलिफोर्निया का है, कहां का है, अलास्का का है, वो स्टेट है, उनके स्टेटों के नाम है ये, ठीक। तो आप बताएं कन्फेडरेशन क्या था। कन्फेडरेशन वो होता है कि प्यार से किया गया पैक्ट प्यार से तोड़ दिया। एग्जाम्पल, मेरे आपके बीच में एक पैक्ट हुआ कि मैं आपको 2 मंथ या 3 मंथ पढ़ाऊंगा। 2 मंथ पढ़ाने के बाद क्या हुआ, आप अपने घर और मैं अपने घर। तो कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां दो लोगों के बीच में समझौता, मान लीजिए वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में एक समझौता हुआ, दीदी के और मोदी जी के बीच में एक समझौता हुआ। दीदी की अपनी कंडीशंस होंगी, पीएम साहब की अपनी कंडीशंस होंगी। कहा भाई नहीं सुनो, दीदी कह रही सर हमारा आपका नहीं बनेगा, चलो हटो हम जा रहे हैं कलकत्ता। दैट कॉल्ड कन्फेडरेशन। टाइम हो गया क्या, है? कन्फेडरेशन का मतलब समझे आप। आज वर्ल्ड में कोई देश कन्फेडरेशन नहीं। अगर हम सारे देशों के साथ, सारे स्टेटों के साथ, अवध, बिहार, यूपी, बंगाल, सबके साथ समझौते करते तो क्या हम चलते, नहीं चलते। इनकी शर्तें हमसे नहीं मानी जाती और हमारी शर्तें ये नहीं मानते। तो फिर कैसे बनता हमारा देश भारत, कैसे इंडिया बनता। इसलिए हमने एक अलग मॉडल निकाला कि कुछ कुछ हम फेडरेशन जैसे हैं और कुछ कुछ हम यूनियन जैसे हैं। जैसे अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी तो हम यूनिटरी फोर्सेस काम करते हैं, और इसे कुछ संविधान विदों ने, कुछ थिंकरों ने इसे एक नाम दिया क्वासी फेडरल।
कैसा है? क्वासी फेडरल। अब कहो सर इतनी देर से आप जो फेडरल कर रहे हैं इसका प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्या रिलेशन है? इतनी देर हो गई आप वहां तक तो आए नहीं हो लेके। क्वासी फेडरल, देखिए हमारा आर्टिकल फर्स्ट लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी का मतलब है बात निश्चित है, ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत सेल बी का मतलब है बिल भी नहीं है, बिल नहीं है, क्या है? सेल। अगर इंग्लिश जानते हो तो सेल का बात है कि बात निश्चित है, इसमें कुछ नहीं इधर उधर हो सकता। सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो यहां ना तो हम यूके की साइड पहुंच पाए हैं पूरी तरीके से और ना यूएसए की साइड में गए, हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लग जाए आर्टिकल 352, तो फिर हम यूनिटरी फोर्सेस काम करते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्धसंघात्मक, है नहीं, लेकिन यहाँ अर्धसंघात्मक नहीं है, कहीं ना कहीं यूनिटरी फोर्सेस काम करते हैं। सारी पावर सेंटर की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि सेंटर कमजोर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटर कमजोर नहीं होना चाहिए। सेंटर कमजोर होगा तो स्टेट क्या होगा? फिर हमारी अपनी खुद की वैल्यू नहीं होगी, आस पड़ोसी हमारे अंदर घर में कूद जाएंगे। जैसे पाकिस्तान ने कई बार कोशिश करी तो आपको पता ही, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, हम उसके घर में घुस जाते हैं। क्या बोल रहे हैं बताओ, आप मेरी बात समझ रहे हो? अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है? शेख हसीना जी को दौड़ा दिया। ये हमारा देश है, यहाँ कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने बहुत दिमाग लगाकर संविधान लिया था और हमने कुछ कुछ फेडरल जैसी चीजें ली और कुछ कुछ यूनियन जैसी चीजें ली। हमने कहा कि आप अपने स्टेट में अपने लिए कानून बनाओ। स्टेट लिस्ट दे रखी है हमने, कितनी लिस्ट दे रखी है भी हमने? कितनी लिस्टें हैं हमारे पास? 3 लिस्टें हैं 7 शेड्यूल में। कौन कौन सी हैं? आप देखेंगे यूनियन लिस्ट, इस पे कानून सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट, इस पर राज्य विधानसभाएं बनाएंगी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की हो या यूपी की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो। भाई कहाँ तक कानून बना सकते हैं आप? अरुणाचल प्रदेश वाले, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के बीच में रहने वाले लोगों के लिए कानून कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। खुश कर दिया हमने कि सारी पावर नहीं ली। देखो हमने आपसे यूनियन लेते तो हम क्या करते? सारी पावर लेते आपकी, आपको न्यूट्रल की तरह बैठा देते हम कि आपको वही काम करना जो हम कह रहे हैं, तो आप क्या हो जाते? यूनियन हो जाते। हमने कहा नहीं, फेडरल भी ले लिया हमने, स्टेटों को लेजिस्लेचर दे दी, लेकिन सिटीजनशिप हमारे पास होगी। हाँ, शर्त ये होगी राज्यपाल हमारा होगा। गवर्नर ऑफ स्टेट किसका होगा? किसका होगा भाई? हमारा होगा। कहाँ से आएगा? सीधा दिल्ली से आएगा। कौन होगा? उस स्टेट का भी डोमिसाइल नहीं होगा उसके पास। आप अपने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का अभी नाम चेक करें, वो अरुणाचल प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है। सीएम साहब जरूर अरुणाचल प्रदेश के हैं, लेकिन गवर्नर नहीं है। दूसरी है कनकरेंट लिस्ट, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। कनकरेंट लिस्ट, ठीक। तीसरी लिस्ट, इसमें पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग हो जाए तो फिर सेंटर का कानून माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा। क्या मैं अपनी बातें समझा पा रहा हूँ? कुछ चीजें समझ में आती हैं? कोई टेंशन तो नहीं किसी को होती है? क्योंकि मैंने कहा टेंशन तो मेरी जिम्मेदारी है। अब देखिए, इसलिए इसे कहा गया क्वासी फेडरल। क्यों कहा गया? कुछ कुछ यूनियन वाले फीचर भी हैं, फेडरल वाले फीचर भी हैं, दोनों वाले फीचर भी हैं, ठीक। अब इन लिस्टों में से जो नहीं लिखा हुआ है वो है रेसिडुअल पावर, ठीक है। उसे क्या बोल रहे हैं हम? रेसिडुअल पावर किसे कह रहे हैं भाई हम? जो इन तीनों लिस्टों में कहीं भी राइट डाउन नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, कम्युनिकेशंस, मोबाइल। ये उस टाइम नहीं थे जब संविधान बना रहे थे हम लोग। 1950 में थे ये, मोबाइल था, साइबर फ्रॉड हो रहा था,
तो ये दैट कॉल्ड रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। जो इन तीनों में नहीं लिखा है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। और यूएसए में फेडरल में क्या हो रहा था? जो रेसिडुअल पावर है वो किसके पास है बेटा? स्टेट के पास है। इसका मतलब वहां स्टेट सेंटर के मुकाबले मजबूत है, लेकिन इतने भी मजबूत नहीं है कि आए सेंटर को गिरा लें। समझिए। और कन्फेडरेशन क्या है? एक पैक्ट था। तो हम पैक्ट इनके साथ कर नहीं सकते थे या कर सकते थे? यूनियन हम ले नहीं सकते थे क्योंकि इनसे सारी पावर लेनी पड़ जाती है हमें, और इनसे अगर हम सारी पावर ले लेते तो ये वैसे रिवोल्ट करते रहते हमारे खिलाफ। जैसे औरंगजेब साउथ गया तो और नॉर्थ वालों ने रिवोल्ट करा, और जब वो नॉर्थ आया तो साउथ वालों ने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं पाया, भटकता रहा और एंड हो गया। तो हम नहीं चाहते अब ये चीजें। ठीक है सर, बंद कर दीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो आप 1 मिनट मुझे बताएं, किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो। आई? हाँ बताइए बेटा। देखो, क्लास में नहीं बोले तो इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बोलोगे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, सीधा खड़े हो जाना है। फिरोज सर ये बताओ, किसी की कोई प्रॉब्लम हो इस बीच में? नहीं आया? सुनिए, सेंटर के पास वहां भी बस हो गया, हो गया सर। सेंटर के पास दो चीजें, वहां रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? ट्रंप साहब, ठीक। दूसरा, वहां भी एक कांग्रेस है। वहां की जो कांग्रेस है वो कानून कैसा बनाएगी? जो एक लिस्ट बनाती दिखाई थी मैंने कि इस लिस्ट में जो लिखा है उस पर कानून बना सकती है। वहां की कांग्रेस हर पे कानून नहीं बना सकती, यानी कि अगर वहां साइबर फ्रॉड हो जाए तो यूएसए की जो कांग्रेस है वो कानून नहीं बनाएगी। कौन बनाएगी? वहां जो स्टेट है कैलिफोर्निया, उसकी जो लेजिस्लेचर होगी वो कानून बनाएगी। स्टेट की जो होगी नहीं होगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश की है विधानसभा है, तो वहां कैलिफोर्निया की विधानसभा है या नहीं है? है, स्टेट है वो, 50 स्टेट है वहां। तो जो कैलिफोर्निया की लेजिस्लेचर है वो उस पर कानून बनाएगी। इसे कहते हैं रेसिडुअल पावर। तो वहां सेंटर के मुकाबले स्टेट मजबूत है, क्योंकि वहां उसका अपना संविधान है, उसके अपने सिटीजन है, उसका अपना राज्यपाल है, ठीक। तो उस सेंटर के पास जाने की जरूरत क्या है? उस सेंटर पर जाने की जरूरत क्या है? सेंटर पर तो आदमी वो जाएगा, जैसे आपने देखा फाइनेंस कमीशन, स्टेट के पास सारी चीजें हैं, लेकिन इनकम टैक्स कहां जाता है? सेंटर के पास जाता है। कहां के लोग देते हैं? अरुणाचल प्रदेश के। और पैसे कहां जा रहे हैं? मिलेंगे कैसे? एक हमने इंस्टीट्यूशंस बना रखा, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक फार्मूला तय करेगा कि स्टेट को इतने पैसे देने हैं भी, सेंटर को इतने। इसलिए क्यों? क्योंकि जब भी आदमी फाइनेंशियली मजबूत होगा वो रिवोल्ट करेगा या नहीं करेगा? भाई अगर आप बुरा ना माने तो एक बात करें, फैमिली में भी अगर कोई आदमी ज्यादा पैसे वाला हो जाता तो वो सुनता ही कहां हमारी? या सुनता है मैडम? नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? उसे लगता है कि मैं मजबूत हूं। तो भाई साहब, हम पैसे में भी आपको ज्यादा मजबूत नहीं होने देंगे, इसलिए हमने सारा इनकम टैक्स कहां जाता है? सेंटर के पास जाता है। और रहते कहां हैं हम? अरुणाचल प्रदेश में। लेको पैसे कौन लेके जा रहे हैं हमसे? अब वो मिलेंगे बट के, किस रेशियो में आपको मिलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।